गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, समस्त विद्यार्थीगण। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12th क्लास का यानी 12वीं कक्षा का इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए थोड़ा सा देख के मत जाइए प्लीज, थोड़ा सा और देख लीजिए भैया प्लीज, छोड़िएगा नहीं, हम एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलते हैं, एक नंबर से शुरू करते हैं। इतिहास का मॉडल सेट 1 है, आप लोग के पास है तो जल्दी जल्दी से मिलाइए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग जवाब देते जाइए कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको हम एक एक करके सभी का डिस्कशन करते चलेंगे। एक नंबर क्वेश्चन से पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ देख लीजिए इतिहास का मॉडल सेट 1 है। मॉडल सेट 1 12th कक्षा का 12th क्लास, जिसका एग्जाम 1 से 2 फरवरी से है। 1 से 2 फरवरी से है, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, एक बार देखिए और जाइए और एग्जाम में उसको उतार दीजिए, बढ़िया से उतार दीजिए। एक बार देख के जाइए और उतार दीजिए बढ़िया से। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। एक नंबर से पहले समझ लीजिए, पहले यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा। तो देखिए इसमें जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। कुल प्रश्न की संख्या 100 होगी, 100 प्लस में 30, ये 100 हो गया आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें से आपको 50 का जवाब भी देना है। और ये 30 हो गया आपको सब्जेक्टिव के लिए, 2 नंबरिया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, जिसका जवाब आप 50 से 150 शब्दों में दे सकते हैं। चलिए ये हो गया आप 2 मार्क्स का इसमें, जिसमें से आपको 30 में से टोटल 15 का जवाब देना है। और ये हो गया आपको 8 क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर का पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स, जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जो 250 से 300 शब्दों में जवाब देना है। अपने शब्दों में ही जवाब देना है। देखिए इसमें से आपको टोटल 50 का आंसर देना है और इसमें से केवल 15 का जवाब देना है। आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे नंबरिंग दिया हुआ रहेगा, आप कहीं से भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप चौथाई छोड़ने का कोशिश कीजिएगा और जितना हो सके उतना राइटिंग अच्छा से बैठाइएगा, अक्षर बना के लिखिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको। कहीं भी ज़्यादा घास घूस नहीं कीजिएगा। चलिए अब है सब्जेक्टिव में, चल रहा है सब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको केवल 4 का ही जवाब देना है, 4 का ही जवाब देना है। और 4 कहीं से भी आप छोड़ सकते हैं उसको। 5 मार्क्स का रहेगा, यानी इसको अगर छोड़े तो समझिए 20 नंबर आपका गया। इसको मत छोड़िएगा, इसको पहले पूरा तरह से डील कीजिएगा। इसमें अगर आप इसको आप बना लिए तो समझिए आपका बेड़ा पार है। चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को एक एक करके हम बारी बारी से डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया आपके सामने। देखिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 से 100 तक। 1 से 100 तक में 50 का ही जवाब देना है और ओएमआर शीट पर भरना है। और भरने के लिए सबसे पहले ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 नंबर में है क्वेश्चन, इसको आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। 1922 में मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? मोहनजोदारो की खोज की थी राखलदास बनर्जी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। देखिए सबसे पहले समझिए मोहनजोदारो है क्या। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा शहर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हो जाएगा मोहनजोदारो हो जाएगा। मोहनजोदारो जिसका उत्खनन 1922 में हुआ था राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं 1 में। देखिए दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा शहर की खोज किया था, 1921 में। अब चलते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? देखिए कलकत्ता है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में है। कलकत्ता का एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 है। कंगिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स।
तो विलियम जोन्स, यहाँ देखिए विलियम जोन्स को टिक मारिए, ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स हो जाएगा आपको। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने किस शहर में किया था, किस राज्य में किया था? तो कलकत्ता, ये भी हो जाएगा आपका आंसर, कलकत्ता में। कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे। अब चलते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मतलब बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो है, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है। ए में है, ए में सतलज, बी में सरस्वती, सी में रावी, डी में सिंधु। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए इसमें हड़प्पा, हड़प्पा अगर हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तब, सभ्यता पूछेगा तब सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा शहर पूछेगा, हड़प्पा शहर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? लोथल किस राज्य में है? लोथल, लोथल, लोथल किस राज्य में है? तो आपको 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो कोई नहीं है। पंजाब, पंजाब में भी, पंजाब में कुछ प्रांत है जो पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में जो पंजाब उसमें है। और इसमें गुजरात, गुजरात और राजस्थान है, गुजरात और 2 ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपके पास अभी भी ऑप्शन है 5, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कंगिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी देखिए 1857 में ये भारत में रेल लाने का काम किए थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम रेल चला था 1853 में चला था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कंगिंघम ने, अलेक्जेंडर कंगिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कहा जा रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, और 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में ही, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो कुंडलबन यानी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हो गया था, कुंडलबन में, कुंडलबन में। इसी समय एक पुस्तक की रचना हुई थी, किसका? तो इसी समय एक पुस्तक की रचना हुई थी राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का पुस्तक की रचना हुई थी, जिसका रचनाकार कौन थे? कल्हन, कल्हन थे। क्या थे? कल्हन थे। इसमें कश्मीर के बारे में वर्णन है, जिसमें किसके बारे में वर्णन है? कश्मीर के बारे में वर्णन है। अब चलते 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कहता है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए अर्थशास्त्र का पिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य यहाँ पर पकड़ा गया है, अगर कहीं पर अगर चाणक्य दिया जाता है तो चाणक्य लगाइए, चाणक्य नहीं है तो विष्णुगुप्त लगाइए, विष्णुगुप्त लगाइए। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य तीनों एक ही नाम है। सबसे बड़ा अर्थशास्त्री थे। यह अर्थशास्त्र की किताब जो है राजनीतिक पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीतिक पर आधारित है। और चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले नंद वंश के यहाँ थे। उसके बाद वहाँ से जब उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया था तो अपना एक अलग एक
बालक को शिक्षा दिए और उसी का नाम चंद्रगुप्त रखे थे। चंद्रगुप्त को अपनी शिक्षा दीक्षा से अपना एक वंश चलाने का निर्देश दिए थे, जिसका नाम पड़ा बाद में चलकर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम शासक कौन हो जाएगा, सॉरी मौर्य वंश के सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चलते हैं गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फहियान। देखिए इसमें फहियान हो जाएगा, लेकिन देखिए हुएनसांग और फहियान दोनों चीनी यात्री जो है गुप्त काल में आए थे, लेकिन पहले फहियान आए थे, उसके बाद हुएनसांग आए थे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृत भाषा में। जो भी ग्रंथ है सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही शुरू हुई थी, यानी देवों की भाषा है संस्कृत, इसीलिए संस्कृत भाषा में सभी महाभारत रचना, ये सब महाभारत और ये रामायण ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। यानी अगर पूछा जाए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये कुल 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? कुल 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका अशोक ने। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। यह भी मौर्य वंश के शासक है। कौन वंश के? मौर्य वंश के शासक है। समुद्रगुप्त को दूसरा यूरोपीय शासक यानी नेपोलियन का तुलना किया जाता है। कनिष्क, ये हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, यानी कश्मीर में। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक है। और अशोक जो है अंतिम वंश है, मौर्य वंश के अंतिम वंश अशोक है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है महावीर का बचपन का नाम क्या है? महावीर का बचपन का नाम क्या है? तो शुद्धोधन। बचपन का नाम क्या है? शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और शुद्धोधन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रथम जैन संगीति। देखिए यहाँ पर बौद्ध संगीति नहीं, जैन संगीति के क्या है? बौद्ध संगीति नहीं है, जैन संगीति है। तो आपको ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। मारिए जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म मारिए। अब स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप है जैसे राजगीर में है बौद्ध स्तूप, तो वो सब है बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। यहाँ बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म भी सही हो जाएगा, बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। चलिए आगे है सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? फिर से पढ़िए, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सूत पिटक आपको बौद्ध धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म। ठीक है, शिवजी को मानने वाला को शैव धर्म कहा जाता था। ठीक है, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या है? तो एक आत्मकथा है। बाबरनामा क्या है? तो एक आत्मकथा है। ठीक है, बाबरनामा क्या है? तो एक आत्मकथा है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो ये हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश कराता है, जो इसका दामाद होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण करवाता है, यानी पूर्ण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था, यानी गैर मुसलमान से लिया जाता था। जिम्मियों से, यानी जजिया किससे लिया जाता? तो ये जिम्मियों से लिया जाता। तो जो धार्मिक स्थल पर जाते, मतलब यात्रा के लिए जाते थे, उससे एक प्रकार के टैक्स वसूला जाता था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर जी। अंतिम मुगल सम्राट कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेकर उन्हें एक वेतन के रूप में जीने पर मजबूर कर दिया था। और उस समय अंतिम मुगल सम्राट का वंश समाप्त हो गया था। यानी भारत से 1600 के करीब में पूर्ण रूप से 1857 के समय में पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा इधर था ही, लेकिन फिर भी मूल रूप से समाप्त हो गया था मुगल वंश का
वर्चस्व। अब चलिए सबसे पहले मुगल वंश आ गया है तो सबसे पहले बात करते हैं मुगल वंश के मुगल वंश के संस्थापक कौन है। मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर। कौन हो जाएगा? बाबर। बाबर। तो बाबर एक अफगानी था। बाबर एक मतलब दूसरे देश से आया था, मंगोलिया से। चलिए मंगोलिया से आया था। तो ये सबसे पहले इन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के भाई ये सब आगाह किए थे, मतलब आमंत्रण किए थे से आइए हमारे दिल्ली सल्तनत पर और यहाँ पर हमला कीजिए, हम आपको साथ देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बाबर आते हैं 1526 में, 1526 में आते हैं, यानी इसी समय पानीपत यानी हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है और उसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है। सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था, जिसमें दो बड़े तोपची थे, एक अली और दूसरा मुस्तफ़ा। ये दो बेजोर कमाल के तोपची थे, इनका निशाना कभी चुकता नहीं था। इन्हीं की वजह से बाबर ने सभी युद्ध कुल लगभग 4 युद्ध किए थे और सभी युद्ध को सफलतापूर्वक जीत लिए थे। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था 1582 में चलाए थे। ठीक है। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थे? तो राजस्व व्यवस्था का किसके नियंत्रण में थे? तो टोडरमल। किसके? तो टोडरमल के शासनकाल में थे। टोडरमल के हाथ में थे। ये नवरत्न में से एक थे बैरम खां, मान सिंह और टोडरमल। ये सभी बीरबल के नवरत्न में शामिल थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच होगा। आपको पानीपत का दूसरी युद्ध हो जाएगा 1556 में हो जाएगा। अगर प्रथम पूछेगा तो 1526 में हो जाएगा। ठीक है। अब चलते कृष्णदेव राय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तो ये देखिए विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, सबसे शक्तिशाली, दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय। इनके बारे में बहुत अच्छी कविताएं भी है और इनके शासनकाल में ही एक तो इसमें देखिए कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तो ये हो जाएगा आपको संगम वंश के संस्थापक थे। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो सॉरी, संस्थापक नहीं थे, संगम वंश के राजा थे। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरियर एवं बुक्का दो भाई मिलकर इस वंश को शुरुआत किए थे। हरियर एवं बुक्का। ठीक है। ये संगम क्या है? तो संगम देखिए, संगम इनके पिता का नाम है। हरियर जी थे, इनके पिता का नाम था संगम। ये अपने पिता के नाम पर ही एक वंश चलाए थे जिसका नाम पड़ गया संगम वंश। जिसका नाम क्या पड़ गया? संगम वंश। संगम वंश के सबसे प्रतापी यानी सबसे शक्तिशाली राजा अगर पूछा जाए तो हो जाएगा कृष्णदेव राय। इनके ही दरबार में एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे तेनाली रावण। उनके किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। वो सबसे अच्छा तो हमें वो वाला लगता है जो चोरवा सबको जो है भर रात पानी पटवाते हैं, कुएं में से पानी निकलवा के पूरा अपना खेत खलिहान पटवा लेते हैं और सुबह में जब बारी आती है तो अपना आराम से ठाठ बाट बांध के रहते हैं। बहुत मजा आता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। निकोली कोंटी किस सामक में कार्यकाल में आया था? किस सामक, यहाँ गलती हो गया है, मिसप्रिंट है थोड़ा। किस शासक होना चाहिए यहाँ पर, क्या किस शासक के कार्यकाल में भारत आए थे? क्या है इसको पहले समझिए, कौन सा व्यक्ति है? ठीक हो जाएगा आपको। तो इसमें हो जाएगा आपको निकोली कोंटी। तो निकोली कोंटी हो जाएगा देवराय प्रथम। देखिए सबसे पहले यह सब अपना जो है
टाइटल राय लगाए, क्या लगाए, राय लगाए, ठीक है, देवराय। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, किस राज्य में हम्पी नाम से भी जाना, किस राज्य को हम्पी नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको विजयनगर। किस नगर? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर से संबंधित है हम्पी, कर्नाटक में है। अभी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये भी हम्पी में ही है। कहाँ है? तो हम्पी में ही है। कहाँ है? हम्पी में, कर्नाटक में है। विरूपाक्ष, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी आपको, ऑप्शन है 1206, 1226, 1256, 1227। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी में, तलवंडी में, तलवंडी में, तलवंडी में, तलवंडी में तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का जन्म हुआ था। और कबीर का पूछा जाएगा तो काशी में, कबीर का पूछा जाएगा तो काशी में। और मीरा का पूछा जाएगा तो ये भी काशी में ही था, लेकिन ये बाद में चलकर कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई और एक प्रसिद्ध कवि बन गई, कवित्री भी बन गई, ठीक है। इनका शादी जो होता है राणा सांगा के पुत्र से यानी राजभोज से होता है, जिनकी कुछ वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यह विधवा का रूप धारण करके और बहुत दिन तक जीवन यापन करते हैं। उसके बाद ये अपना मोह माया से मतलब मोह माया को छोड़कर अपने कृष्ण जी की लीला में जुड़ जाते हैं। अब चलते उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? किस संत ने किया था? तो आपको हो जाएगा रामानंद। कौन किए थे? रामानंद। रामानंद का चेला ही सब था यहाँ पर, रामानंद का ही सब चेला सब था। कबीर रैदास मीरा ये सब रामानंद का ही चेला थे। अब है मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो ये हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को क्या था? यह मोरक्को के थे और मौर्य वंश के शासनकाल में आए थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लिखे थे। यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे भारत में भ्रमण करने और यहाँ से सभी सांस्कृतिक क्रियाकलाप एवं या भारतीय सभ्यताओं के बारे में लिखे थे। एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था इंडिका। क्या लिखे थे? इंडिका। इंडिका प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ठीक है। तो इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भारत में आया था, ठीक है। अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन कौन था? तो ये हो जाएगा राजदूत, कवि, राजदूत, यात्री, लेखक, व्यापारी। तो ये ये हो जाएगा आपको व्यापारी। क्या हो जाएगा? व्यापारी। अब क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या कहा जा रहा है? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये इब्न बतूता भी क्या हो जाएगा? मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से हो जाएगा। इब्न बतूता भी। अब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में ही अधिकार कर लिया था। 1510 में ही अधिकार कर लिया था। 1510 में अधिकार कर लिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ये हो जाएगा 1600 में, जब भारत पर अंग्रेज सब आए थे। उल गुलान ये हो जाएगा 1600 में, ठीक है। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे? उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? तो उल गुलान विद्रोह के नेता थे, ये झारखंड में हुआ था। झारखंड जब भी आएगा तो झारखंड पहले बिहार से संबंधित था, लेकिन जब अलग हो गया है तो वो भी अपना एक अलग राज्य बन गया। 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। अब
35 नंबर क्वेश्चन में है, 35 नंबर क्वेश्चन में उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा। दक्कन आयोग ढक्कन आयोग कब गठित हुआ था? ढक्कन आयोग कब गठित हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए में 1875, ऑप्शन बी में है 1880, सी में 1885। देखिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। 1885 में किसका स्थापना हुआ था? कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट 1885 में, बहुत सारा कार्य भी होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? 37 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो हो जाएगा 1993 में। 1993 में हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू करवाया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू करवाया था? तो आपको वारेंग हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, रिपन। अस्थाई बंदोबस्त की जब भी बात आए तो ये हो जाएगा आपको कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने बहुत अच्छा अस्थाई बंदोबस्त करवाया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिएगा, ये अभी आएगा ही आएगा, 100% चांस है। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1757, 1771, 1785, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको 1757, यानी कि 1857 से 100 साल पहले, 100 साल पहले, यानी इस समय क्रांति का शुरुआत हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी कि प्रथम सिपाही विद्रोह भी इसी को कहते हैं। इसी से ठीक 100 साल पहले, 100 साल पहले 1757 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1556, 1557, 1565, 1757। तो 1757 में ही फिर क्या होगा? एक और घटना घटेगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होगा बंगाल में। बंगाल में होगा 1757 में। 1757 के दो घटना हो गए, अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना और 1757 में प्लासी का युद्ध। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था, बिहार के जगदीशपुर में। जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे। दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको अशोक मेहता। अशोक मेहता लिखे थे, अशोक मेहता ने लिखे थे बुक को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? 1800 लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन हो जाएगा ऑप्शन? बेगम हजरत महल। नाना साहब कानपुर से लड़े थे, वीर कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये लखनऊ से बेगम हजरत महल, और नाना साहब कानपुर से, वीर कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, बिहार के जगदीशपुर से लड़े थे। 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था। यह जो है एक व्यापारी था, एक यूरोपीय व्यापारी था जो पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल से ये समुद्री मार्ग से खोज करते करते व्यापारी के रूप में वहाँ के राजा से आज्ञा लेकर अपने साथियों के साथ चले थे, और समुद्री मार्ग, समुद्र से होते होते यहाँ, मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है।
ठीक है। तो ये जो है एशिया के माध्यम से डायरेक्ट रूप से नहीं आते थे, मतलब इसको बहुत टैक्स देना पड़ता था। व्यापारी थे, इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। यह सस्ता के लिए समुद्री मार्ग का खोज किए थे। समुद्री मार्ग का खोज करते करते ये क्या किए, यह जो है पुर्तगाल से चलकर अफ्रीका महादेश को पार करते हुए एक मेडागास्कर आता है, मेडागास्कर पर रुके थे और वहाँ पर कोई जनजाति नहीं था, इसीलिए वहाँ से भी रवाना हो गए और केरल के कालीकट यानी एशिया पहुंचे, यानी भारत में पहुंचे कि केरल के कालीकट, जिसको कोझीकट भी नाम है, 1498 में पहुंचे थे। 1498 में पहुंचे थे और यहाँ पर आए थे तो उनको वहाँ के राजा यानी कालीकट के राजा जमोरिन ने उन्हें स्वागत किया था। जमोरिन ने उन्हें स्वागत किया था और उनके सेवा सत्कार करवाए थे और उनके अपने मेहमान के तौर पर उसी समय बोले थे अतिथि देवो भव। क्या बोले थे? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव के तहत उन्हें बहुत सारे मेहमान नवाजी कराया गया और यहाँ पर रहने की व्यवस्था कराया गया और जाते समय उन्हें बहुत सारे लौंग इलायची यानी मसालों से भर दिए थे और वही ले जाकर वहाँ से बहुत फायदा हुआ था। फिर वो वास्को डी गामा जो फिर 1510 में भारत आया था। 1502 में यानी 4 साल बाद ही भारत में आया था। इसी प्रकार भारत और यूरोप के बीच में व्यापार बढ़ता गया। अब है कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो ये मारिए मुंबई 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 महाद्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। चलिए हो गया याद। अब है गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ स्थित है? देखिए, एक है इंडिया गेट। तो इंडिया की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। इंडिया गेट, तो इंडिया की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। तो ये दिल्ली हो जाएगा, इंडिया गेट दिल्ली हो जाएगा। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया यानी गेटवे मतलब रास्ता कहाँ से आएगा? तो समझिए, तो एक समय था बंगाल विभाजन हुआ था तो अंग्रेजी सेनापति भारत में उनको बुलाया गया था, उनको भंग करने के लिए। देखिए, तब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में, अब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसी को दबाने के लिए जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। अब भारत में आए थे तो सबसे पहले कहाँ आए थे? तो ये आए थे आपको मुंबई में, मुंबई के रास्ते से आए थे। मुंबई के रास्ते से आए थे। तो मुंबई के रास्ते से आए थे तो इनको स्वागत के लिए एक गेट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? गेट बनाया गया था। गेट वही रास्ता पर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? रास्ता पर। तो ये गेटवे हो गया। कहाँ बनाया गया था? तो मुंबई में। तो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया का हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में 1911 में बना था। 1911 में बना था। एक और बात है, 1911 में भारत का प्रथम रेडियो चालू हुआ था। भारत का प्रथम रेडियो 1911 में ही वायुयान 1911 में चला था। 1911 में ही चालू हुआ था। चलिए, अब है गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया पद्धति जुड़ी हुई ही नील की खेती से। किसकी खेती से? तो नील की खेती से। कहाँ हुई थी? चंपारण में। चंपारण यानी बिहार के चंपारण जिला से। कहाँ से? तो चंपारण जिला से, बिहार के चंपारण जिला से। इसमें प्रमुख भाग को लिए थे महात्मा गांधी जी का सफल आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सफल आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? तो बिहार से ही शुरू होता है। 3 कठिया प्रणाली से कहाँ से शुरू होता है? चंपारण से, बिहार से। और इनको कौन मतलब निमंत्रण दिए थे? तो राजकुमार शुक्र, बिहार के राजकुमार शुक्र ने महात्मा गांधी को पत्र लिखे थे, उनको आमंत्रण किए थे यहाँ से 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 1919 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है 1919 में रॉलेक्ट अधिनियम आया था, रॉलेक्ट कानून आया था, जिसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं। काला कानून या अंधा कानून भी कहते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था आपको 1900। देखिए, चौरा चौरी कांड कहाँ होता? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में हुआ था और एक 20 सड़क पर हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में हो गया था। अब चलते
क्वेश्चन नंबर, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? स्वराज दल का गठन कब हुआ था? स्वराज दल का गठन कब होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1923 में। 1923 में हो जाएगा। चलिए, गांधी जी पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। पेशे से क्या थे? एक वकील थे। वकालत की पढ़ाई करने गए थे, बैरिस्टर इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से आने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका गए थे पहले केस के सिलसिले में, और वहीं पर केस जीत भी गए थे। तो सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से जब आ रहे थे तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। उसी दिन से 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस गांधी जी के भारत लौटने पर ही मनाया जाता है। चलिए, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज पुलिस ने उन्हें लाठी से मार मार कर उन्हें हत्या कर दिया था। तो लाल बाल पाल, यहाँ देखिए, लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाल बाल और पाल हो जाएगा। तो ये लाल बाल पाल, तो बाल से आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इसको याद रखिए, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। सॉरी, एक मिनट, कलकत्ता अधिवेशन में नहीं, ये हो जाएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध चला था आपको 1939 से 1945 तक। 1945 तक चला था। 6 साल, ये 4 साल। ठीक है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हो जाएगा आपको चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है लौह पुरुष के नाम से कौन जान जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना, बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि वहां बारदोली की महिलाओं ने दी थी। चलिए, अब क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, सॉरी, ये राष्ट्रीय गान नहीं होगा। राष्ट्रीय गान हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब चलते हैं हड़प्पा। 61 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आ गया क्वेश्चन, शुरू में बताए थे। आ गया क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? तो मोहनजोदारो। मारिए टिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपको ये दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन है। दोबारा रिपीट है क्वेश्चन। ए कंगिंघम ये पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। एक कंगिंघम। कंघी करिएगा तो सबसे पहले कीजिएगा सर्वेक्षण पुरातत्व में, यानी जितना जे चूल में जितना भी गंदगी है सब निकलेगा, यानी पुरातत्व, यानी पुरनका बात उसमें से निकलेगा। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन हो जाएगा? एक कंगिंघम। कंघी कीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अग्निकुंड कहाँ से पाई गई थी? अग्निकुंड कहाँ से पाई गई थी? तो आपका हो जाएगा आंसर लोथल से। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में है। ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। मालवी कांगनी मित्र किसकी रचना है? तो ये आपको हो जाएगा
कालिदास की। किसकी? कालिदास की रचना है। कलहन के तो जान ही गए, राजतरंगिणी है। पतंजलि का योग से संबंधित है। विशाख दत्त भी बहुत अच्छे लेखक है। प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो ये आपको हो जाएगा प्रयाग, ऑप्शन ए में है देवनागरी, ऑप्शन बी में है ब्राह्मणी, ऑप्शन सी में शारदा, डी में गुरुमुखी। गुरुमुखी तो इसमें हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में है प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख, ब्राह्मणी अभिलिपि में। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित नहीं, अंगुत्तर निकाय जो है किसका धर्म ग्रंथ है? किसका धर्म ग्रंथ है? तो हो जाएगा बौद्ध का। किसका? बौद्ध का हो जाएगा। धम्म मात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म मात्रों को किसने नियुक्त किया था? जैन ने। किसने? अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म के। धम्म मात्रों का नियुक्त किसने किया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। जीवक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? किस वंश के काल में थे? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश के शासन काल में प्रसिद्ध वैद्य, यानी इसको बोलते हैं होम्योपैथ के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे, यानी जीवक वैद्य थे, एक नंबर हकीम थे। यह गुप्त वंश के शासन में, गुप्त वंश के काल में थे। किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय की पता चलता है? तो 13वें। किसमें? 13वें अभिलेख से पता चलता है। 13वें अभिलेख से पता चलता है किसे? अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, यानी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग के राजा खारबेल को पराजित किया था। उसी के बाद से इसका अशोक जी का धर्म परिवर्तन हो जाता है और अपना जैन धर्म अपना लेते हैं। अब है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 10 प्रकार के। ऑप्शन डी 10 प्रकार के गलत है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपको 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित था? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित था? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित था? तो यह हो जाएगा आपको आंसर आपको हो जाएगा बी। आंसर बी, यानी 3 खंडों में बांटा गया था। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको हो जाएगा फारसी में लिखा गया था। आईने अकबरी फारसी में लिखा गया था। शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया था? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। तो हुमायूं को पराजित किया था, यानी 1539 और 1540। ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। किसे? हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं बाबर का बेटा है। हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा है। हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा है। और हुमायूं का बेटा अकबर है। ठीक है। अकबर के बेटा जहांगीर के बेटा शाहजहां होगा। ठीक है। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया था? 1556 में किया गया था। 1556 में। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 76। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। बिहार के पटना जिला में हुआ था, पटना शहर में हुआ था। एक गाय घाट के नीचे उनका एक स्थान है गुरु गोविंद सिंह का। वहीं पर उनको प्रतिवर्ष वहाँ पर्व के रूप में मनाया भी जाता है, बैसाखी पूर्णिमा के नाम से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपको तालीकोटा का युद्ध 1565 में। 1565 में होगा।
विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? विट्ठल मंदिर का निर्माण, तो विट्ठल मंदिर का निर्माण हो जाएगा आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में लिंगायत आंदोलन का स्थापना किसने किया था? लिंगायत आंदोलन का स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा बसन्ना यानी बासव किया था। फ्रांसिस वार्नियर किस काल में आया था? किसके शासन काल में आया था? फ्रांसिस वार्नियर जो है वो किसके शासन काल में आया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में आया था। औरंगजेब के शासनकाल में आया था फ्रांसीसी बार्नियर किसके शासनकाल में आया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। 1857 के विद्रोह को पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? पहले निर्धारित कुछ और हुआ था और कुछ दिन पहले ही इसको शुरू कर दिया गया था। तो 31 मई को था, लेकिन 10 मई से शुरू हो गया था। 10 मई से ही शुरू मतलब अनुमान था कि 31 मई से शुरू करना है, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया था, इसीलिए यह जो है मेरठ से सबसे पहले 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? तो ये हो गया था आपको 10 मई 1857 में। और सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति पूछा जाएगा तो मंगल पांडे। कौन? तो मंगल पांडे। कौन हो जाएगा? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे हो जाएगा। अब है तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था? तात्या टोपे तो 18 अप्रैल 1859 को मतलब फांसी दिया गया था। झोकनबाग हत्याकांड क्या है? झोकनबाग हत्याकांड आपको झांसी में है। झोकनबाग हत्याकांड झांसी में है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो ये 1918 में हुआ था खेरा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो आपको हो जाएगा ये 1510 में। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब भारत आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब भारत आए थे? तो 1798 लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। ठीक है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जन्म हुआ था वहीं से न होगा, तो ये हो जाएगा पोरबंदर से हुआ था। पोरबंदर में उनका जन्म स्थान है। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और 15 अगस्त, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। किसका? तो नेपोलियन का जन्म हुआ था। कहाँ? अजासियो नामक स्थान पर हुआ था, फ्रांस में। चलिए, गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा पोरबंदर से। कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू थी? तिनकठिया प्रणाली कहाँ लागू थी? तो चंपारण, बिहार के चंपारण जिला से। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 90। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91। साबरमती से दांडी की यात्रा के गांधी जी कितने दिनों में की थी? साबरमती से दांडी तक यात्रा गांधी जी कितने दिनों में किए थे? तो 24 दिन में किए थे अपने 78 सहयोगियों के साथ। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब है आगे 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त है? भारत को तो हो जाएगा 1935 के अधिनियम से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने लास्ट में दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको ढाका में होगा 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में कहाँ? तो ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और वहाँ का चलता है टका। क्या चलता है? टका।
क्या चलता है? रुपया टका चलता है। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन सी। 98 नंबर, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? तो ये हो जाएगा आपको 97 का नव गॉथिक शैली। इनमें से कोई नहीं सही। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो सैरोसैनिक शैली। इंडो सैरोसैनिक शैली। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो हो जाएगा 1817 में। 1817 में। गुरुदेव की उपाधि किसने धारण की थी? गुरुदेव की उपाधि किसने धारण की थी? तो गुरुदेव की उपाधि जो हो जाएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने धारण किया था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम मॉडल सेट 2 लाएंगे। मॉडल सेट 2 हिस्ट्री का पार्ट 2। इसके बाद हम हिस्ट्री का पार्ट 2 लाएंगे, जल्द ही लाएंगे। रेगुलर अभी रेगुलर चलेगा। एक वीडियो डेली आएगा शाम 7 से 9 बजे के बीच में। शाम 7 से 9 बजे के बीच में डेली आएगा, यानी 7 PM से 9 PM के बीच एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपका हिस्ट्री का एक वीडियो आएगा। हिस्ट्री के बाद आएगा ज्योग्राफी। हिस्ट्री के बाद आ जाएगा ज्योग्राफी के बाद आएगा पोल साइंस और उसके बाद आ जाएगा डेली एक वीडियो रहेगा। उसके बाद हो जाएगा होम साइंस का वीडियो रहेगा। चलिए, इसमें सभी का एक करके मॉडल सेट हम डालते रहेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि हमारा चैनल अब से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए, 100वां नंबर, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में, यानी सूरत कहाँ है? तो गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आज के लिए इतना ही बस। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।